तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन जो हैं बन रहे हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं आपको 1 टू 1 जो भी टॉपिक्स आपका सिलेबस दिया गया है उसमें से बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको जो है ज़्यादा कवर अप करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको यही क्वेश्चन पढ़ने हैं या फिर यही टॉपिक आपको डिस्कशन करना है या यही क्वेश्चन रीड करना है। कौन से क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर, जो कि आपका एक वहाँ पर जो है टॉपिक है एरर का। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो टार्क होते हैं, डैम्पिंग टार्क वगैरह होता है आपका, जिसे अवमंदन बल वगैरह कहते हैं हिंदी में। और पैरामीटर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स और ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हर साल इससे दो एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, आपका सेंसिटिविटी क्या होता है, आपकी रिप्रोडक्टिविटी क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी क्या होती है, इनमें सब में डिफरेंस क्या होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको जो है आपके माइंड में जो है ये फीड होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है। और आपका पीएमसी, मूविंग आयरन, देखिए मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और रिप्रोडक्टिबिलिटी, ये हमेशा हमेशा हर क्वेश्चन में आपको, हर हर पेपर में आपको, हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो इसको आप जो है जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। उसके बाद में आपका पीएमएमसी, सब इसका, देखिए मैं सिर्फ पीएमसी बोल दिया, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको पढ़ना है सारा का सारा ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको। पीएमसी, परमानेंट मूविंग कॉइल है ना आपका, मूविंग आयरन। अब मूविंग आयरन में भी दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्शन एक रिपल्सन। तो आपको जो है सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं, पढ़ने हैं। टाइम तो नहीं है आपके पास पढ़ने का। अगर आपने प्रिपरेशन पहले से की होगी तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है टेस्ट सीरीज लगाएं, और वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपको जो है, जब क्वेश्चंस आप करते हैं तो नीचे आप कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है तो उसको जरूर पढ़िएगा। पढ़ने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, अभी 6 से 7 8 दिन बचे हैं बस। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइएगा, और जहाँ जहाँ आपको डाउट हो रहा है बस उसको आप जो है क्लियर कीजिएगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। उसके बाद में इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि संट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस ये आपको आनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं। मतलब उसका जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी रेंज को एक्सटेंशन करने के लिए आपका संट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, वो आपको जो है उसका न्यूमेरिकल आना चाहिए, और इस किसे कहते हैं ये आना चाहिए। डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में लगे होते हैं, वाट मीटर, और इसके बाद में आपका पोटेंशियोमीटर है, थर्मिस्टर है, बीन ब्रिज है ना, और आपका आरटीडी है, और आपका थर्मोकपल है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं। बीस्ट स्टोन ब्रिज से हम जो है वो मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का, कैल्विन ब्रिज से। ऐसे बहुत से मेथड होते हैं जिससे हम रेजिस्टेंस का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो वो आपको पढ़ना है, वो एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल उसको आपको कवर करना है। तो ये हमारा एक पूरा जो है एक टॉपिक क्लियर हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। इसके बाद हमारा आता है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सर्किट। तो आज मैं आपको सिर्फ एनालॉग तक ही बताऊंगा। अगली वीडियो में आपको इससे आगे का बताऊंगा, डिजिटल का बताऊंगा। उसके बाद में और भी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। तो फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि यहाँ पर मैं ये सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके रखना है, जिससे आपका जो है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वहाँ से दो एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। जो मैं बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल की बात कर रहा हूँ वहाँ से, वरना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो थोड़े मॉडरेट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर AC DC ये तो आपको ये जो है पता ही होना चाहिए आपको। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। AC DC क्या है और कैसे फ्लो होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी वगैरह कितनी क्या होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जी, मतलब जो बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर इलेक्ट्रिकल्स का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको पूरी पता होनी चाहिए। जितने भी डायोड्स हैं वो डायोड्स का निर्माण कैसे करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें जंक्शन कैसे बनता है, उसमें ब्रेकडाउन कैसे होता है ना, टाइप्स ऑफ आपके डायोड्स, इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको पता होनी चाहिए। और फिर से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो है अभी पढ़ना नहीं है। आपको जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप दे पा रहे हैं इन दोनों में, आप उसको दीजिए। और नॉन टेक्निकल में फिर से रिकॉल करा दूँ आपको, नॉन टेक्निकल में आपको GS में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आपको।
करंट अफेयर में। करंट अफेयर से एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आपके वहाँ से बनने वाले हैं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम आगे बेसिक्स के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने बात की एक्टिव पैसिव, ये जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, और जो LCR होता है यानी कि आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये आपको जो है वो प्रिपेयर करके जाना है आपको अच्छे से। टाइप्स ऑफ डायोड जितने भी हैं, जैसे शॉर्ट की डायोड है, आपका जेनर डायोड है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सारे डायोड्स के बारे में, है ना। टनल डायोड है आपका, बैरेक्टर डायोड है, बहुत से डायोड्स हैं। उसके बाद में रेजिस्टिविटी, ये आपका आ गया AC फंडामेंटल का या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल्स का। ओके, तो रेजिस्टिविटी जिसे म्यू बोलते हैं, कलर कोड पता होना चाहिए, और आपका जो है डिफरेंस, यहाँ पर जो है लॉज होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो आपको आनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है ना। और कलर बैंड के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें एक जो रेजिस्टेंस होती है वो दो इसके पैरामीटर्स होते हैं, एक तो इसकी वैल्यू होती है और इसकी वोल्टेज होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वोल्टेज क्या है, भी न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, वोल्टेज दिया होता है और आपका वोल्टेज दिया होता है या करंट दिया होता है, तो उसमें से जो भी आपको पूछा होता है वो निकालना पड़ता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेटिज्म पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए पिछली बार मैग्नेटिज्म जो है सिलेबस में दिया गया था और वहाँ से 13 क्वेश्चन जो है पिक किए गए थे। अब की बार मैग्नेटिज्म यहाँ पर जो है सिलेबस में दिया ही नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे या फिर आपको पहले से आता है तो आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1-2 क्वेश्चन आपका आता है तो अच्छी बात है, आपका स्कोर वहाँ से गेन होगा। तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे MF मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, इसकी यूनिट्स जो होती हैं, रिलक्टेंस वगैरह, रिएक्टेंस वगैरह, है ना, एम्पीयर टर्न वगैरह, ये किसकी है ये आपको पढ़ के जाना है। परमेबिलिटी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, है ना। उसके बाद में ये आपका इसके रिगार्डिंग आपको जो है पढ़ के जाना है फिलहाल ये। उसके बाद आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है ट्रांसफार्मर। वैसे मैं पिछली एग्ज़ाम्स की बात करूँ 2018-21, तो इसमें आपका ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था जैसा कि मुझे याद है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पूछ ले, तो आपको कुछ ना कुछ एक ये वाला आपको जो है न्यूमेरिकल या फिर ये वाला आपको एक फॉर्मूला ज़रूर याद करके रखना है। ये इसी से मोस्टली जो है कोई क्वेश्चंस आपको बनता है एग्ज़ाम में। उसके बाद में आपका ट्रांसफार्मर का जो एक EMF इक्वेशन होता है वो आपको पता होनी चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मैं आपको बताऊं कि जब लोड होता है और अनलोड होता है तो प्राइमरी में और सेकेंडरी में इन दोनों में एक फेज डिफरेंट बनता है। 90 डिग्री का बनता है कभी जब लोड होता है, और 180 डिग्री का भी बनता है अनलोड होता है। अभी मेरे को इतना रिकॉल नहीं हो पा रहा है, फिलहाल इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्यों आवश्यक है, या फिर क्यों जरूरी हो, या फिर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम इसका क्यों यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। ये बेसिक में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में AC फंडामेंटल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आप देखेंगे RMS वैल्यू है, या फिर I मैक्सिमम जिसे बोलते हैं, I एवरेज वैल्यू बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं, पीक फैक्टर बोलते हैं, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद में प्योर इंडक्टर सर्किट, इसमें लैगिंग वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस होता है ना। लैगिंग करता है किसको, लीडिंग करता है कौन किसको, ये पता होना चाहिए। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, ये सर्किट आपको पता होनी चाहिए। इसके सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। सीरीज RLC आपको पता होना चाहिए, पैरेलल RLC है, और आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं, है ना, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जब इक्वल हो जाता है तब। उसके बाद में इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, ये सारे के सारे फैक्टर आपको पता होने चाहिए अच्छे से। इफेक्ट, सीरीज रेजिस्टेंस और आप सीरीज रेजोनेंस। एक्चुअल में इसमें ये कहना चाह रहा है ये टॉपिक कि जब हम कोई फ्रिक्वेंसी को एक सीरीज रेजोनेंस से ऊपर बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पर रेजोनेंस पे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। उसके बाद में इसी एक चैप्टर में आता है पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ, हार्मोनिक्स वगैरह भी, ये भी सब आते हैं। फिलहाल ये आपको देखना है बेसिकली। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका मैं बता ही दिया हूँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे के सारे आपके कैसे करके आपका PN जंक्शन कैसे बनता है ना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं,
पी मटेरियल, एन मटेरियल कैसे बनता है, डोपिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर रेगुलेटिंग आपकी पावर सप्लाई है, जैसे 780578057905 है, या फिर आपके 732 या फिर 314 इस तरीके की आईसीज़ है, या 317, ये सारी आईसीज़ होती हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बीजेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीजेटी में आपके क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है इसके यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और बेसिक आपको पता होने चाहिए सारे पोल्स के बारे में, सारे लीड्स के बारे में पता होनी चाहिए। जंक्शन कितने होते हैं, इसमें लेयर कितने होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में आपका कितना पावर, आपका डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना होता है इनमें सब में, और उसके बाद में इनमें डिफरेंस बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, ओके, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक है, पॉइंट है, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन। तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए कि एक्टिव रीजन क्या होता है, सैचुरेशन, कट ऑफ रीजन, और कौन से रीजन में कौन सा एप्लीकेशन वर्क करता है। जैसे एम्पलीफायर में कौन सा करता है, एज ए स्विच कौन सा करता है, और जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है तब हमारा क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन या कट ऑफ, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है किसी भी एग्जाम में। उसके बाद में एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफायर का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा DFCCL के एग्ज़ाम में। वो क्या दिखने वाला है, उसमें दिखेगा कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, इसका गेन, यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। यहाँ पर एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके गेन पर क्या जो है वो फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस आता है ABC में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फीडबैक कौन सा यूज करते हैं, है ना, पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर क्या होता है, ये सब आपको जो है आनी चाहिए। ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। वेव शेपिंग सर्किट, इसका क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आता है, और हर एग्ज़ाम में आता है। DMRC में भी आता है, दिल्ली मेट्रो में, और DFCCL में भी आता है, आपका हर जगह का क्वेश्चन आता है। तो वेव शेपिंग आपको क्लीपर एंड क्लैम्पर पढ़ के जाना है, और बेसिकली क्लीपर से पता ही लग रहा है कि जो हमारी वेव होती है उसको क्लिप कर देता है, क्लैम्पर शिफ्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फैट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैट जो है, फैट यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, एन टाइप, पी टाइप, ये पता होना चाहिए। सब्सट्रक्शन आपका इसमें, और जो इसमें हम जो यूज करते हैं पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, तो इसकी वर्किंग हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, हमारा ड्रेन होता है, सोर्स होता है और गेट होता है, तो इसको कैसे करके हम वहाँ पर जोड़ते हैं, तो कैसे करके कैरेक्टरिस्टिक बनती है, और वर्किंग इसकी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो वर्किंग से ही बनता है कि अगर हम BDS वोल्टेज या फिर करंट ये बढ़ा देते हैं तो किस पे कितना डिफरेंस आएगा, या फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर इस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं फैट में, ऐसे ही आपके मॉसफेट में बनते हैं। तो आपको पैरामीटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जे फैट के एप्लीकेशन, जे फैट के, मॉसफेट के से मैच। उसके बाद SCR की बात करें, SCR में भी आपको वर्किंग, यानी कि जितनी आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर पावर जो डिवाइसेस हैं उसमें वर्किंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग से ही क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लो आपका SCR है, सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर जो है आपका, इसमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। पहले तो वर्किंग पता होनी चाहिए, पहले तो आपको स्ट्रक्चर देखना है इसका कि इसमें कितनी लेयर्स हैं, कितने जंक्शंस हैं। उसके बाद में वर्किंग कैसे करके कर रहा है, यहाँ पर हम गेट हम कहाँ लगाते हैं, है ना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से ही आपको अगर ये वर्किंग आपको समझ में आ जाता है तो आप ये भी बता पाएंगे कि होल्डिंग करंट किसे कहते हैं, या होल्डिंग वोल्टेज, या लैचिंग करंट, लैचिंग वोल्टेज किसे बोलते हैं। तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 2018 में SCR से यहाँ से ही क्वेश्चन पिक किया गया था कि होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट में से कौन सा जो है वो करंट बड़ा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बना था। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद में डायक, ट्रायक, UJT, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑसिलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो ऑसिलेटर में आपको बेसिक पता होना चाहिए, ऑसिलेटर क्या है, इसमें कौन सा फीडबैक यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। परकॉशन क्राइटेरिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, जैसे हॉटले, कॉलपिट्स ऑसिलेटर है, फेस शिफ्ट ऑसिलेटर है, पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है, आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है,
इन सारे की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। क्रिस्टल ऑसिलेटर हर एग्जाम में मोस्टली आपको देखने को मिल जाता है कि क्यों यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल कि इस जो है स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है पिजुल इसकी क्रिस्टल की, इसलिए हम जो है यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। तो फिलहाल इनको मैंने जो बताया है ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लिखने में या फिर देखने में, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हॉटले ऑसिलेटर है तो हॉटले ऑसिलेटर ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और वहाँ पर सीरीज इंडक्टर या सीरीज कैपेसिटर क्या लगाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत ही गहनता से बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा लिखिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप जो है मोस्टली आप टेस्ट सीरीज लगाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, विदाउट स्ट्रेस तैयारी कीजिए, और वैकेंसीज अच्छी हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आप नॉन टेक्निकल में अपनी जो है अच्छी कमांड बना के रखेंगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर टेक्निकल में आपने 30 से 35 क्वेश्चन गेन कर लिए और अगर आपने 45 से 50 क्वेश्चन गेन कर लिए तो आपका सिलेक्शन कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डैट।